गुड इवनिंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम में। मैं हूं दिनेश के बोरा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। चैनल आपका फेवरेट डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। दोस्तों, आज बात करेंगे परवेज मुशर्रफ के ऊपर। एक फॉर्मर सीआईए के सीनियर ऑफिशियल अमेरिका से, उन्होंने क्या खुलासा किया है परवेज मुशर्रफ के ऊपर, वो बात करेंगे। रशिया ने इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका पे कि वो शायद क्रिप्टो के द्वारा अपना लोन खत्म करना चाहते हैं, जो अमेरिका का डेट है। कोई बहुत बड़ी चाल है इसमें, क्या है तो पता नहीं, लेकिन इल्ज़ाम तो लगाया है। ट्रम्प साहब एपेक की मीटिंग में साउथ कोरिया बुसान में जा रहे हैं 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। उससे पहले कल वो आसियान के समिट में भी जा रहे हैं। यहाँ पर क्या ट्रम्प साहब की मुलाकात जो है जिनपिंग तो होगी, वो तो तय है पहले से, लेकिन क्या ट्रम्प की मुलाकात किम जॉन उंग से भी बॉर्डर पे होने जा रही है? क्या उसके लिए कुछ कोशिशें जारी हैं? कह नहीं सकते। और अचानक से आकाश में, एशिया के आकाश में कई जगह रशिया का एटॉमिक बॉम्ब कैरियर फाइटर TU-95 क्यों नजर आ रहा है? ये रशियन बॉम्बर है, जैसे B-2 बॉम्बर है अमेरिका के। ये बॉम्बर क्यों नजर आ रहे हैं? और ये जापान सागर के ऊपर, जापान का जो ओशन है, जापान सी, उसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक रूटीन इनकी उड़ान थी, वो उन्होंने उड़ान भरी है साहब। ये क्या चक्कर है? तो स्वागत है आप सबका वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर, और इसके साथ ही आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और आदाब। सबसे पहले बात करेंगे आज हम TU-95 रशियन बॉम्बर की, कि भाई ये जापान के सागर के ऊपर, जापान सी के ऊपर क्यों नज़र आ रहा है और लगातार नज़र आ रहा है। रशिया की जो एजेंसी है उसने भी खुलासा किया कि हाँ ये है। अब रही बात कि भाई यहाँ पर इसकी उड़ान किस लिए है, और जो इंटरनेशनल सी के ऊपर था तो किसी का वॉल्यूशन तो है नहीं है, तो रूटीन मिशन था। इसका मकसद है, जो बताया जा रहा है, कि एक लॉन्ग डिस्टेंस का एविएशन फोर्स वो कितनी तैयार है, कितनी लंबी दूरी तक ये बिना रीफ्यूलिंग के जा सकता है। और इसमें कुछ साथ साथ में फाइटर विमान भी देखे गए हैं, यानी कि फाइटर विमानों ने रशिया के जो बॉम्बर्स हैं उसको एस्कॉर्ट किया। इसे बेयर के नाम से भी जाना जाता है, BEAR, बियर भी कह सकते हैं, बेयर भी कह सकते हैं। और TU-95 ये रशिया के काफ़ी पुराने बॉम्बर्स हैं, कुछ ऐसी जैसे अमेरिका के पास भी काफ़ी पुराने बॉम्बर्स हैं, कुछ नए उनके पास स्टेल्थ भी आए हैं, लेकिन ये रशिया के सबसे पावरफुल जो बॉम्बर्स हैं उनमें से एक है। और ये एटम बम लेके बहुत लंबी दूरी तक ये मतलब उड़ान भर सकता है, कि ये रशिया से उड़ान भरकर ये इंडो पैसिफिक के अंदर किसी भी हिस्से तक पहुंच सकता है। रशिया ने इसको नॉर्मल गश्ती मिशन बताया है, कि नॉर्मल रूटीन फ्लाइट है, लेकिन इसके कुछ स्ट्रेटजिक मीनिंग हैं, स्ट्रेटजिक संकेत हैं, जिसके बारे में जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं उसको देख रहे हैं। उनका कहना है कि जो चेंजिंग जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उसके बीच में वेस्टर्न कंट्री के लिए और जापान के लिए ये एक वार्निंग है। और उनका कहना है कि भाई बच के रहना, हम पुराने ज़रूर हैं लेकिन अभी भी हम लीथल हैं और एक्शन ले सकते हैं। इसके बाद एक अगली खबर पे आते हैं, जो कि बड़ी सनसनीखेज खबर है पाकिस्तान से। और साहब वो खबर है परवेज मुशर्रफ को लेके। आपको याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे 2000-2001 के आसपास, तब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। CIA के एक बहुत सीनियर ऑफिशियल पुराने, उनका कहना है कि मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटम बम्स जो थे उसकी चाबी
उस समय अमेरिका को सौंप दी थी। उसका कंट्रोल अमेरिका के पास था, पाकिस्तान के पास नहीं था। यह खुलासा किसने किया है? CIA के फॉर्मर ऑफिशियल जॉन किरियाकू, उन्होंने एक खुलासे किए। उनका कहना है कि अमेरिका ने उस समय पाकिस्तान को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे और वो दे के मुशर्रफ को एक किस्म से खरीद लिया था, परचेस कर लिया था। उनका कहना है कि 2002 में इंडिया पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि जैसे युद्ध हो जाएगा। दिसंबर 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। उनका कहना है कि पाकिस्तान में उस समय भी बहुत करप्शन था और उनकी जो उस समय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो, उस समय खाड़ी देशों में थी, गल्फ में थी, और वहां पर वो बेहद आलीशान जिंदगी जी रही थी, बेहद आलीशान। लेकिन पाकिस्तान में जनता भूखों मर रही थी। तो ये जो किरियाकू हैं साहब, जॉन किरियाकू, जो CIA के पहले व्यक्ति थे, ये 15 साल तक CIA में थे, फिर काउंटर टेररिज्म में आए। उनका कहना है कि अमेरिका के मुशर्रफ के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे। जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, उनका कहना था कि अमेरिका को जो तानाशाह होते हैं उनके साथ काम करने में मज़ा आता है उनको, पहले भी आता था, अब भी आता है, क्योंकि वहाँ पर उनको जनता की परवाह नहीं होती और जनता के बारे में हमें भी सोचना नहीं पड़ता है। तो कहते हैं कि उस समय अमेरिका ने मुशर्रफ को एक तरफ से खरीद लिया था और अमेरिका जो चाहता था वो मुशर्रफ से करवा लेता था, और उसके एवज में अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए साहब। अब किरियाकू का ये भी कहना है कि मुशर्रफ का पूरा ध्यान आर्मी को खुश करने में था, जनता जाए भाड़ में, ये कहा जा रहा है, टू हेल विद द पीपल। लेकिन ये जो उनका कहना था कि उन्हें, मुशर्रफ को भारत की चिंता रहती थी कि भारत क्या करेगा। लेकिन उस समय के हालात पाकिस्तान में ऐसे थे जहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और ख़ास तौर से जो अफ़गानिस्तान का इश्क था, तालिबान, अलकायदा, ये भी परवान चढ़ चुके थे। इन हालातों में मुशर्रफ को डर था कि उनके एटम बम के जो ज़ख़ीरे हैं कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाएं, और उस समय एटम बम्स के हथियारों की जो चाबी थी वो उन्होंने अमेरिका को दे दी थी। ये सनसनीखेज खुलासा जॉन किरियाकी जो है, ख़ास तौर से किरियाकू जो CIA के ऑफिसर थे, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में किया है। चलिए, अच्छी बात है साहब। रशिया ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका अपने कर्ज को, जो करीब करीब 35, 36, 37 ट्रिलियन डॉलर का है, उसको क्रिप्टो में बदलने का प्लान कर रहा है और जल्दी ही अपने 35 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे को क्रिप्टो में शामिल कर देगा, फिर पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? क्या दुनिया का नियम और जो फाइनेंशियल लिमिटेशंस या आपके जो रीपेमेंट्स हैं वो क्या बदल जाएंगी क्या? पुतिन के एक एडवाइज़र हैं एंटोन कोबियाकोव, उनका एक दावा है कि क्रिप्टो की क्या अल्टीमेटली रोल होगा। उनका कहना है कि ट्रम्प साहब अपने 35 से 37 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के एक हिस्से को US सपोर्टिव स्टेबल कॉइन में बदलने और सिस्टम को रीसेट बनाने की योजना कर रहा है। अब मुझे लगता है कि ये कैसे होगा? कर्ज को आप क्रिप्टो में कैसे बदलोगे? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सब USDC और USDT जैसे स्टेबल कॉइन निजी कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, अमेरिका सरकार के द्वारा नहीं, और नेशनल कर्ज को इन डिजिटल टोकन में बदलना एक डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, खासतौर से जब अमाउंट बड़ा हो। और क्रिप्टो और फाइनेंस एक्सपर्ट का मानना है कि कोबियाकोव का दावा अमेरिकन बाज़ारों में विश्वास को कम करने के उद्देश्य से किया गया एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उसमें कोई सच नहीं है। अब ये तो पता नहीं है,
क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है, लेकिन दावा अजीब सा है। मुझे भी दावा कुछ अजीब सा लगा कि भाई कैसे आप अपने कर्जे को क्रिप्टो में बदल लोगे, उससे आप छुटकारा पा लोगे। ये सब चीज़ मेरी भी समझ में नहीं आई। हो सकता है एक एक्चुअली मुझे भी जो मेरी जो नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कम है। मैं आपको बताऊँ, मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर मतलब कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि क्या हुआ एक्चुअली देखा जाए तो। चलिए कोई बात नहीं, अगली खबर पे आते हैं। ट्रम्प साहब तो एपेक समिट में साउथ कोरिया पहुंच रहे हैं, सोल जाएंगे, बुसान जाएंगे वहाँ से, और वहाँ पे उनकी मुलाकात जिनपिंग से तो होगी। इस पर तो बातचीत हो ही रही है, जिनपिंग के साथ जो बातचीत है। लेकिन वहाँ पर जिनपिंग से उनका कहना है कि आप रशिया को कन्विंस कीजिए कि जो वॉर है यूक्रेन के साथ खत्म हो जाए, कोशिश कीजिए उसकी आप। अब हो सकता है जो मदद मांग रहे हैं सो मांग रहे हैं, लेकिन न्यूज़ कुछ और है। न्यूज़ ये है कि क्या ट्रंप और किम जॉन उंग बॉर्डर पे मिल सकते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पे। इस मुलाकात की पॉसिबिलिटी अब जताई जा रही है, मैं आपको बताऊं। और ट्रंप ने खुद किम से मिलने की इच्छा जताई है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर 6 साल के बाद इनकी ये पहली मुलाकात होगी। उनका कहना है कि मैं मिलना चाहूँगा, अगर आप संदेश देना चाहते तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और उनका कहना है कि किम के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। 2019 में जब नॉर्थ कोरिया में जब कुछ ट्रंप ने कुछ बैठक वगैरह हुई थी तो उसमें शामिल हुए थे, और 3 बार आमने सामने की मुलाकात हुई थी, लेकिन वहाँ पर निरस्त्रीकरण को लेके, यानी कि एटम बम को सरेंडर करने को लेके कोई समझौता नहीं हुआ था। लेकिन ट्रंप फिर से मिलने की इच्छा जता रहे हैं और कहते हैं कि भाई अब नॉर्थ कोरिया से ये मांग करनी बेकार है कि वो एटम बम का अपना प्रोजेक्ट छोड़ दे। अब तो वो पुरानी बात हो गई, 50 बम उनके पास हैं, लोग कहते हैं तो हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के अंदर ये जो बातचीत है दोनों की हो सकती है, और इसकी संभावनाएं भी काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। तो ट्रंप का जो पहला ठहराव तो आसियान समिट का है, वहाँ से फिर वो जापान जा रहे हैं, जापान से फिर वो साउथ कोरिया के शहर बुसान में जाएंगे, और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे मियोंग से मुलाकात होगी, और यहीं पे हो सकता है इनकी मुलाकात किम से भी हो। अब देखते क्या होता है, जो भी खबर आएगी जैसे भी आएगी हम उसको आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारत की जो वनडे टीम है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है, और ख़ास तौर से एक आखिरी मैच जीत के उन्होंने थोड़ी जान बचाई है, और 2-1 से इंडिया सीरीज़ हार गया है। और इसके साथ ही उसके बाद एक T20 की सीरीज़ भी है जो अभी शुरू होने जा रही है। और शायद मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मैं कुछ दिनों तक भारत में नहीं रहूँगा, विदेश में रहूँगा, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो 31 तारीख को मुझे भी एक मौका मिलेगा, 31 अक्टूबर को एक T20 मैच देखने का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, मेलबोर्न के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। लेकिन आज ख़ास तौर से रोहित शर्मा का और विराट कोहली की अच्छी इनिंग्स जब हमने देखी, जो कि सिडनी में मैच में था, तो रोहित और विराट काफ़ी इमोशनल नज़र आए। विराट ने तो बोला भी कि मुझे नहीं पता अब कभी मैं वापस ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने के लिए आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, और हो सकता है कि ये मेरी शायद आखिरी इनिंग हो। तो ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि टेस्ट मैच से और T20 से भी उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो अब सिर्फ वनडे खेल रहे हैं वो। तो उनका कहना था कि पता नहीं मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। तो एक उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और शुक्रिया अदा किया रोहित शर्मा ने भी। दोनों सीनियर हैं और दोनों ने मैच को भी जिताया। 168 रन की उनकी साझेदारी थी, और फैंस का शुक्रिया अदा किया, ऑस्ट्रेलिया का शुक्रिया अदा किया। तो बड़े एक इमोशनल किस्म के मोमेंट्स थे दोनों के लिए, और शायद उनको ये लग रहा था कि दोबारा वो टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे उनको नहीं मालूम। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो आखिरी मैच शायद खेल लिया है, इसके बाद शायद दोबारा से ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका उनको ना मिले। हमारी ओर से
हमने उनको देखा, बहुत लंबे समय से रोहित और विराट को देखते आ रहे हैं। इंडियन क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी हैं, तो भारत के लोग हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे कि उन्होंने क्वालिटी क्रिकेट दिया और भारत की क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले अंक में। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कीजिएगा। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर अगर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। गुड नाइट।